हम सब तुम्हारे साथ है, ऐसा बोलकर नानी माँ ने अरमान को दिलासा देती हैं। और उस वक्त ना जाने अरमान को क्या हुआ कि अचानक से वो आज पहली बार नानी माँ के गले से लग गया। क्योंकि वसुंधरा से भले ही वो कितनी नफरत करता था, लेकिन वो उसकी माँ थी और उसकी माँ का उसने बड़ा ही भयानक रूप देखा था। अब नानी माँ से अपनापन पाकर अरमान ने उन्हें गले से लगा लिया था और सबकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उस वक्त पूरा का पूरा सभी परिवार जो एक साथ थे, हालांकि सगे रिश्ते नहीं थे, लेकिन परिवार के जैसा एक साथ रहते थे, उन सब की आंखों में नमी थी। स्पेशली आकाश और सुमित की आंखों में वो दोनों इमोशनल हो गए थे। वही अरमान को जैसे ही इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इस वक्त उसने नानी माँ को गले से लगाया हुआ है, वो तुरंत एकदम झटके से अलग होते हुए भी जली किसी तेजी से लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ तुरंत अपने कमरे में चला गया था। वही आस्था की आंखें पूरी तरह से भर उठी थी और फटाफट से वह अरमान का मूड ठीक करना चाहती थी। इसके लिए उसने एक आइडिया भी निकाल लिया था। वो उस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सी हो गई थी और सभी अपने कमरों में चले गए थे, क्योंकि नानी माँ ने सबको बता दिया था कि अब सीधे सीधे कोई और एक्स्ट्रा रस्में नहीं होगी और अब सीधे सीधे कल शाम शादियाँ होगी और जो भी रस्में होगी वह नानी माँ खुद ब खुद कर लेगी। जिसके साथ जो भी रस्में करानी है वो करवा लेंगी। अब नानी माँ की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन वसुंधरा जो कि मेंशन के बाहर बैठी हुई थी, उसके बारे में उसकी और भी सबका ध्यान जा रहा था। वही दूसरी ओर मारिया, टाइगर, देव तीनों मिलकर वीर रायचंद को पूरी तरह से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं लग पाया था। अबीर सिंह राठौर भी वीर रायचंद को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह भी उसे नहीं ढूंढ पाया था। उस वक्त अबीर बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ बैठा हुआ था। अमरेश रायचंद अबीर के पास आया था। तब अबीर ने अमरेश को पूरी तरह से डांट दिया था कि उसके बेटों को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अमरेश भी अब शर्मिंदा हो गया था। ऊपर से वसुंधरा जो कि सिंघानिया मेंशन चली गई थी, तो इस बात का भी उसका खून कीलिश रहा था। वसुंधरा का और उसके बीच में एक बड़ा आर्गुमेंट हुआ था। उसके बाद वसुंधरा रायचंद हाउस को छोड़कर सिंघानिया मेंशन आ गई थी। अमरेश को इस बात की तसल्ली थी और वह जानता था कि अरमान सिंघानिया इतनी आसानी से अपनी मां को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। वह आस्था जल्दी ही अरमान के साथ कमरे में थी और उसके ठीक पीछे पीछे राजेश खाने की थाली हाथ में लिए आता है। आस्था ने इशारे से खाने की थाली टेबल पर रखवा दी थी और राजेश को वहां से जाने के लिए कह दिया था। अरमान जो कि अपने कमरे के में बड़े शानदार सोफे पर बैठा हुआ था, आस्था ने तुरंत अपनी कोहनी से अरमान के हाथों को हटाया और उसकी गोद में बैठ गई। आस्था अपनी मेहंदी खराब नहीं होने देना चाहती थी और आस्था पप्पी सा फेस बनाकर अरमान की ओर देखकर बोली, हमें बहुत भूख लगी है, प्लीज आप हमें खाना खिला दीजिए ना। हमारे हाथों में मेहंदी लगी है, पर हम चाहते हैं कि हमारी मेहंदी का रंग बहुत ही डार्क हो, उससे पता चलेगा कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान कुछ पल आस्था की ओर देखता रहा, लेकिन आस्था ने इस बीच एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई और अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अरमान की ओर ही देखते रही। तभी अरमान ने आस्था के हाथों को ऊपर करते हुए उसकी कमर के चारों तरफ अपनी बाजू का घेरा लपेट दिया था और बेहद करीब जाकर बोला, तुम्हारी मेहंदी का कलर मेरे प्यार का सबूत नहीं है, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर इसका कोई सबूत दे सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ मेरा ये दिल। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के कानों को चूम लिया था और फिर जल्दी ही आस्था को अपनी गोद में लिए कि बड़े ही प्यार से वो उसे खाना खिलाने लगा। उस वक्त अरमान बेहद सदमे में था, बेहद गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव से वहां बैठा हुआ था और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था और उसकी फ्रस्ट्रेशन खुद को सजा देने के बाद ही निकलने वाली थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अरमान आस्था की बातों में पूरी तरह से खो गया था और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा था। उसके मन में अब किसी तरह का कोई बोझ भार नहीं था और ना ही कोई फ्रस्ट्रेशन था। वह आस्था खाना खाते हुए मुस्कुराए जा रही थी कि कहीं ना कहीं वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। अब धीरे धीरे शाम हो गई थी। वसुंधरा रायचंद विला के बाहर अरमान के मेंशन के बाहर से नहीं हटी थी और दादाजी ने सिक्योरिटी को एक सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वह उस औरत पर नजर रखें, क्योंकि उन्हें वसुंधरा पर इतना सा भी भरोसा नहीं था। वसुंधरा वहीं बैठे बैठे रो जा रही थी और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की शादी देखना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान एक बार फिर से शादी कर रहा है, तो इसीलिए वो सिर्फ वह शादी देखना चाहती थी। इसीलिए वो बाहर बैठकर रिक्वेस्ट कर रही थी। उसे बैठे हुए 10 से 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब तक किसी ने भी उसे मेंशन के अंदर नहीं लिया था। वही नानी माँ ने शादी की फंक्शन के अकॉर्डिंग आहान को अपने साथ लगा लिया था और एक बहुत ही अच्छा सा समा पूरी की पूरी हॉल में बनाया था, जो अड़ोल की टाइगर ने फोड़ दी थी। टाइगर से नानी माँ ने नई उड़ोल की भी मंगवा ली थी
और अब नानी माँ सबको एक साथ लेकर बैठी हुई थी और मज़े से अड़ोलकी बजा रही थी। और साथ ही साथ आहान और ध्रुव दुपट्टा ओढ़ कर थिरक रहे थे। कुछ अलग ही बहुत ही प्यारा सा खुशनुमा सा माहौल घर का बना हुआ था। वही आस्था और अरमान एक साथ बैठे हुए थे और यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। सभी उन सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। जिस तरह से आहान ध्रुव के साथ नौटंकी कर रहा था तो सबकी बार बार हंसी छूट जाती। तभी नानी माँ ने रौनक को डांस करने का इशारा किया था, लेकिन रौनक डांस नहीं करना चाहती थी। लेकिन ध्रुव ने तुरंत रौनक को डांस करने के लिए खड़ा कर दिया था। और अब रौनक और आहान और ध्रुव तीनों एक साथ घूम घूम कर डांस कर रहे थे। लेकिन ध्रुव तुरंत उन दोनों के बीच में से बैठ गया था। अब सिर्फ आहान और रौनक वहां रह गए थे और दोनों मजे से डांस करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए छेड़खानी भी कर रहे थे तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यार और अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे नानी माँ ने बोलती है कि हम संगीत की रात ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा ही धूम धड़ाका हो। इस तरह से छोटी छोटी खुशियों के बीच में अपने संगीत का फंक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तब नानी माँ की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे थे। वही दूसरी ओर दादा मन मन में शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अरमान ने खुद को जख्मी नहीं किया, वरना वसुंधरा को देखने के बाद उसके जख्म हरे हो जाया करते थे और अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो खुद को हट किया करता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि अरमान ने खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो इस बात से काफी राहत मिली और दादाजी खुश थे। वही राधिका, जो कि उस वक्त उस फंक्शन में मौजूद नहीं थी और सुमित की नजरें बार बार राधिका को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि रौनक के प्लान के मुताबिक राधिका को सुमित के करीब नहीं जाना है। वो इसलिए अड़ोलकी के फंक्शन में भी मौजूद नहीं थी। आस्था रश्मि को तो पता था कि राधिका क्यों नहीं है, लेकिन नानी माँ को राधिका की कमी खल रही थी और वो तुरंत सुमित की ओर देखकर बोली, सुमित बेटा, ये तुम्हारी होने वाली बीवी कहाँ रह गई, जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ। उसके बिना क्या मजा आएगा, आखिरकार वह भी तो ब्राइडल दुल्हन है। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सुमित जो कि खुद राधिका को देखना चाहता था कि आखिरकार राधिका है कहाँ और वह अब तक उसे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि पूरा दिन बीत गया था लेकिन राधिका उसके सामने नहीं आई थी। रौनक राधिका का खाना भी उसे कमरे में ही देकर आई थी, तो ये बात सुमित को अजीब लगी। तो इसीलिए उसे नानी माँ के बोलने पर बहाना मिल गया और वह उसके कमरे की ओर जाने लगा। वही प्रियंका अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लाए नानी माँ के बराबर में ही बैठी हुई थी और अपने हाथों की तालियां बजा रही थी। लेकिन उसका ध्यान इस वक्त आस्था और अरमान के उस हाथ पर था, जो दोनों एक दूसरे का हाथ वो पकड़कर बैठे हुए थे। और वो बहुत ज्यादा इस वक्त जलकर राख हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह अरमान को अपना बनाए तो बनाए कैसे। वह अरमान को हर हाल में हासिल करना चाहती थी, हर हाल में वह उसे जिंदगी को चाहती थी। जिस जिंदगी को उसने ठुकराया था वह रहकर वह उस दिन को कोसती थी, जिस दिन उसने अपनी शादी से भागने का डिसीजन लिया था और कहीं ना कहीं इसके लिए अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा दोष दिया करते थी। उसे तो लगा था कि शायद पैसों के चक्कर में उसका पिता उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा रहा है, इसीलिए प्रियंका घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन अब रियलिटी जानने के बाद उसे बेहद गुस्सा आ रहा था और प्रियंका सोच रही थी जिस जगह आज आस्था बैठी हुई है उस जगह वह बैठी होती और वो उसकी जगह है, आस्था की नहीं। वेल, वहाँ चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, सभी बहुत अच्छे से डांस वगैरह कर रहे थे। इसीलिए सुमित राधिका के कमरे में जा पहुंचा था। वहां जाकर उसने देखा कि राधिका ने कमरे को अंदर से लॉक किया हुआ था। सुमित पहले तो चिढ़ गया कि अचानक से इस लड़की को दरवाज़ा लॉक करने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि कोई राधिका ने पहले कभी इस तरह से दरवाजे लॉक नहीं किया था और सुमित जब मर्जी उसके कमरे में चला जाता था। लेकिन आज दरवाजा लॉक देखकर वह हैरान हो गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब राधिका ने अंदर से ही जवाब दिया था, कौन है। अब सुमित हैरान हो गया कि इस लड़के की इतनी हिम्मत, अंदर से पूछ रही है कौन है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। लेकिन फिर सुमित खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से बोलता है, मैं हूँ सुमित, दरवाज़ा खोलो। और तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो, नानी माँ तुम्हें बुला रही है, फटाफट से नीचे आ जाओ। ऐसा बोलकर सुमित रोबदार लहजे में राधिका को धमकाने से लगा था। तब राधिका शांत स्वर में बोलती है, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रही, आप जा सकते हैं। ऐसा बोलकर राधिका अंदर ही अंदर अपनी हंसी दबाती हुई बेड पर बैठ गई थी। वही सुमित पूरी तरह से झुंझला उठा था कि इस लड़की की इतनी हिम्मत की, एक तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला और ऊपर से आने के लिए साफ साफ मना कर रही है। लेकिन इससे पहले कि सुमित गुस्से से दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता, ठीक उसी वक्त रश्मि वहां आ टपकी। रश्मि जो कि नानी माँ को सुमित को कहते हुए सुन चुकी थी कि वह राधिका को बुलाकर ले आए, लेकिन अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग रश्मि इतनी जल्दी सुमित की बेचैनी को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रश्मि तुरंत वहां आ गई थी और सुमित की ओर देखकर मुस्कुरा कर बोली, सुमित भैया, मुझे लगता है कि आप चले जाइए, मैं राधिका से बात करके आती हूँ।
उसे अपने साथ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि ने सुमित को वहां से जाने के लिए कह दिया था और सुमित एक नज़र बंद दरवाजे की ओर देखकर वहां से चला गया था। तभी सुमित के जाने के बाद रश्मि ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। राधिका ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था और तुरंत फिर से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। तब रश्मि बोली, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है। सुमित भैया का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। अब बस तुम कल के दिन ही कल सुबह सुबह यहाँ से बाहर निकलोगी और कल अपने प्लान का हमें आखिरी राउंड पूरा करना है। अब जैसे ही रश्मि ने ये कहा, राधिका ने तुरंत रश्मि को गले से लगा लिया था और इमोशनल होते हुए बोलती है, वाकई तुम मेरी बहन हो जो इस तरह से मेरी इतनी मदद कर रही हो। और फिर जल्दी ही सुमित जल्दी रश्मि एक बार फिर से आकर महफिल में बैठ गई थी और नानी माँ से उसने कह दिया था कि राधिका कुछ ठीक फील नहीं कर रही है, इसलिए वह आराम कर रही है। तब नानी माँ ने भी जाने दिया और परवाह करते हुए बोली, ठीक है, उसका ठीक होना ज़्यादा जरूरी है, वैसे भी कल उसकी शादी है, तो जितना आराम करेगी उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुरा देती है और अभी अच्छे से फंक्शन एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक 2 सिक्योरिटी वाले भागते हुए मेंशन के अंदर आए थे। सब हैरानी से सिक्योरिटी वालों की तरफ देखने लगे। तब दादाजी सिक्योरिटी वालों की ओर देखकर पूछते हैं, क्या बात है, तुम इस तरह से घबराए हुए क्यों हो, क्या हुआ बोलो। तो वो सिक्योरिटी वाले घबराकर बोले, वो साहब जी, वो जो मैडम बाहर बैठी हुई है वह बेहोश हो गई है और उनकी सांस भी नहीं चल रही है। अब जैसे उन सिक्योरिटी वालों ने ये कहा, अरमान पूरी तरह से हैरान हो चुका था। अरमान भले ही वसुंधरा को जिंदा नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह इस तरह से अपनी माँ को भला मरने कैसे दे सकता था। अब जैसे ही अरमान और बाकी सबने ये सुना, सब दौड़कर बाहर की ओर भागे और जल्दी से वसुंधरा को अरमान ने गोद में उठा लिया था और सीधा उसे मिनी हॉस्पिटल में ले आया था और डॉक्टर वसुंधरा का इलाज करने लगते हैं। तभी आस्था ने अरमान के सर कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरमान जी, एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने आपके साथ जो किया है बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आप भी उनके साथ गलत करेंगे तो आप में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। अरमान जी, मैं किसी को कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, वो सिर्फ आपकी शादी है तो देखना चाहती है तो आप उन्हें शादी तक यहाँ रहने दीजिए। वैसे भी कल शादी हो जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। आस्था की बात सुनकर अरमान ने केवल सपाट लुक आस्था को दिया था और उसके बाद वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। वही आस्था ने दादाजी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दादाजी ने तुरंत अपना हाथ खड़े कर दिए और ना मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, आस्था बेटा, हम आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये बात किसी भी कीमत पर नहीं मान सकते हैं और उस औरत को मैं एक पल यहाँ नहीं रख सकता हूँ। उसके होश में आते ही मैं उसे यहाँ से भिजवा दूंगा। फिर दादाजी भी अपने कमरे में चले गए। अब आस्था बेचैन हो गई थी क्योंकि वह अरमान के दिल का दर्द अच्छी तरह से समझ रही थी और वह इस तरह से अरमान को बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। इसीलिए आस्था ने अब जल्दी ही अरमान को मनाने का फैसला किया कि अगर वह अरमान को मना लेती है तो फिर दादाजी भी मना नहीं कर पाएंगे। वहीं नानी माँ ने आस्था से बोल भी था कि बेटा सोच ले, जो कुछ तू कर रही है वह ठीक है या नहीं है, क्योंकि जो औरत अपने सगे बेटे की नहीं हो सकती वह किसी की नहीं हो सकती है। तब आस्था ने नानी माँ से कहा, हम जानते हैं नानी माँ, लेकिन इस वक्त अरमान जी के दिल से उसे औरत की नफरत भी निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी इंसान के दिल में नफरत होती है, किसी को बर्बाद करने की चाहत होती है, तो वह इंसान भी कभी सुकून से नहीं जी पाता है। और हम अपने पति की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी उनके साथ सुकून से जीना चाहते हैं। ऐसा बोलकर आस्था जल्दी ही अपने कमरे में चली गई थी और जैसी वो कमरे में गई, उसने कमरे का हाल देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। अरमान उस वक्त बेहद फ्रस्ट्रेट लग रहा था और सारा गुस्सा उसने अपने कमरे के ही एक से बढ़कर एक महंगे सामान पर उतार रहा था। लेकिन आस्था अपना थूक निगलते हुए अरमान की तरफ बढ़ने लगी। इन सब चक्कर में अरमान के हाथ से ब्लड भी निकलने लगा था, इसीलिए आस्था फटाफट से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठ गई थी और अरमान का ब्लड क्लीन करने के बाद धीरे धीरे वह अरमान से बातें करने लगी। अरमान जी, आपको पता है हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार रहे और वो सिर्फ हमारे लिए प्यार रहे, लेकिन आपके दिल के एक कोने में दर्द है, दुख है, नफरत है। हम चाहते हैं कि वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब सुन रहे हैं ना हमारी बात। ऐसा बोलकर आस्था अरमान को समझाने लगती हैं और उसके आगे बोलती हैं, अरमान जी, हम जानते हैं कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा बचपन जिया है। इनफैक्ट ऐसा बचपन तो कभी किसी दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अरमान जी, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, कल को जब आपके बच्चे होंगे तो क्या आप अपने दिल की नफरत और अपने दिल के दर्द के साथ उन बच्चों को फेस कर लेंगे? नहीं नहीं
अरमान जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल की नफरत को, अपने दिल के दर्द को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें और एक बार सब कुछ भूलकर वसुंधरा जी को माफ कर दें। और वो सिर्फ आपकी शादी तो देखना चाहती है, उन्हें शादी देखने दें और उसके बाद उन्हें यहाँ से विदा करेंगे। आस्था की बात अरमान केवल सुनता रहा, लेकिन उसने आस्था से एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था जो कह रही थी वो सही भी कह रही थी। अरमान का दिल आस्था की बातें मानने को कर रहा था, लेकिन उसके नफरत, उसका दर्द उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। और वो बिना इमोशंस के बोलता है, चाहे तुम कुछ भी बोलो आस्था, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। अरमान सिंघानिया उस औरत को अपने हाथों से बर्बाद करना चाहता है। ये बोलकर अरमान आस्था को देखने लगा था, लेकिन तभी आस्था ने अरमान के हाथ पर हाथ रखकर कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारी शादी अटेंड करें बस। उसके बाद हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और हम ये आपसे मांग रहे हैं। वैसे भी आपने हमें आज तक कोई तोहफा नहीं दिया है, हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी ये बात मानकर हमें ये तोहफा दे दीजिए। आस्था की बात सुनकर अरमान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। तभी आस्था ने अपनी गोरी बाहों को अरमान के गले में डालकर कहा, हमें आपकी जान नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए उस औरत की मौजूदगी बर्दाश्त करने की आप में ताकत चाहिए। इतना बोलकर आस्था अरमान की और उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी कि शायद अरमान अब उसकी बात मान लेगा। तभी अरमान ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। ऐसा बोलकर अरमान वहां से चला गया था, लेकिन आस्था के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके लिए तो यही बात बहुत थी कि कम से कम अरमान ने उसकी बात का मान रखा था और वसुंधरा को इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन एक दिन रहने की इजाजत दे दी थी। तब आस्था खुश हो गई थी और फटाफट से वह दादाजी के पास गई और दादाजी को भी उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। और कहीं ना कहीं दादाजी को भी लगा कि अगर इस तरह से वसुंधरा के यहाँ रहने पर अरमान के दिल का दर्द और उसके नफरत हो थोड़ी बहुत कम होती है और वो सब भूलकर अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। इसीलिए दादाजी ने भी आस्था की हाँ में हाँ मिला देते हैं। वही वसुंधरा को कुछ घंटे के बाद होश आ गया था और फिर आस्था ने उसे इस बात के बारे में बता दिया था कि वह इस शादी तक रुक सकती है। तो वसुंधरा हैरानी और शक भरी नजरों से आस्था की ओर देखते हुए बोली, लेकिन तुम कौन हो, क्या तुमने अरमान को मेरे लिए मनाया है? तब आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलती हैं, जी हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पति के दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार हो, नफरत या दर्द बिल्कुल ना रहे। जैसे ही आस्था ने ये बोला, वसुंधरा ने आस्था का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी और अचानक कुछ सोचकर अपने गले में पहने हुआ एक भारी भरकम डायमंड जड़ा सेट निकालकर उसने आस्था के हाथों में थमा दिया था और झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, यह मेरी प्यारी सी बहू के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट, मुंह दिखाई का गिफ्ट। अब जैसे ही वसुंधरा ने ये बोला, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई और वो इनकार करते हुए बोली, नहीं, हम आपसे इस तरह से गिफ्ट कैसे ले सकते हैं, प्लीज आप इसे अपने पास ही रखिए, ये तो काफी ज्यादा महंगा भी लग रहा है। तो वसुंधरा ने आस्था के गालों से हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा जी, प्लीज ये तो आपको रखना ही होगा, प्लीज। अगर आप यह नहीं रखेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद आपने मुझे माफ नहीं किया है या फिर मुझे अपनाया नहीं है। अब आस्था वसुंधरा के बात सुनकर मजबूर हो गई थी और मजबूरी में उसने वह सेट ले लिया था। लेकिन उस सेट पर प्रियंका नजरें की गड़ चुकी थी, क्योंकि वह सेट उसने लास्ट टाइम मैगजीन में देखा था और जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। और वसुंधरा प्रियंका की शक्ल को ही देख रही थी। वही प्रियंका ने सोच लिया था कि वह सेट को आस्था से लेकर रहेगी। जल्दी ही वसुंधरा को एक कमरा दे दिया गया था और सभी इस वक्त अपने अपने कमरे में थे। वही सुमित काफी हद तक बेचैन था। पूरा दिन आज बिना राधिका को देख ही गुजर गया था, तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि आखिरकार मामला क्या है और क्या वाकई राधिका की तबीयत खराब है। अगर राधिका इतनी तबीयत खराब है तो क्या वह डॉक्टर को बुलाए ना बुलाए, लेकिन राधिका ने तो किसी तरह का कोई सिग्नल ही नहीं दिया था। तो सुमित पूरी तरह से हैरान था और इस वक्त अपने कमरे में था, लेकिन डेस्परेटली उसका दिल चाहता था कि वह राधिका को देखे। लेकिन जैसे जैसे खुद के मन को मारते हुए वह राधिका के उसके कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर आस्था इस वक्त अरमान के साथ थी और उसके बाजू उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर लेटे हुए थी। आस्था अरमान की चेस्ट पर सर रखकर सोने लगी। उसे एक अलग ही लेवल का सुकून मिला करता था। वही अरमान की आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी, क्योंकि वसुंधरा रायचंद अगर एक छत के नीचे हो सकती है तो भला अरमान चैन की सांस कैसे ले सकता था। लेकिन फिलहाल आस्था की खुशी के लिए उसने वसुंधरा रायचंद को एक्सेप्ट किया था। वहीं जल्दी ही अगली सुबह हो गई थी। वसुंधरा जी पूरे मेंशन को आंखें फाड़ कर देख रहे थी। पूरा मेंशन में रखा हुआ एक एक इम्पोर्टेंट सामान उनकी आंखों से छुपा नहीं रहा। तभी ज्यादा वसुंधरा जी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई थी।
वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त अपने पूरे गैंग के साथ स्टडी रूम में जमा था। अरमान ने सभी को एक एक करके कुछ ना कुछ सख्त इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया था और सभी के चेहरे पर अजीब अजीब से भाव थे। वहीं दूसरी ओर सारी गर्ल्स गैंग इस वक्त राधिका के कमरे में जमा थी, क्योंकि राधिका की एक्टिंग का आज लास्ट डे था और आज राधिका को वो करना था जो कि रौनक ने उसे कहा था। तो इसीलिए राधिका थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। वह कह रही थी कि अगर सुमित जी ने उसकी बात मान ली तो तब क्या होगा। लेकिन रौनक ने उसे सतावना देते हुए कहा, जैसा मैंने राधिका दीदी आपको कहा है आप प्लीज वैसा ही कीजिए और बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जो हमने सोचा है वही होगा। अब रौनक की बात मानकर राधिका ने खुद को मोटिवेट किया। आस्था, रश्मि दोनों ही उसका साथ देने लगती हैं। तभी आस्था ने राधिका से कहा, मैं सुमित भैया को ठीक 10 मिनट बाद इस साइड भेजूंगी और आपको आगे का काम करना होगा। तब राधिका ने अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और वह आगे का काम कंटिन्यू करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अरमान के इंस्ट्रक्शन के बाद सभी अपने अपने काम पर जुट गए थे। वही मारिया, जिसे आज दुल्हन बनना था, लेकिन अरमान का इंस्ट्रक्शन सुनकर वो उसे पर भी ध्यान देने लगी। नानी माँ जल्दी ही मारिया के पास शादी का जोड़ा गहने ज्वेलरी लेकर आई और बोली कि आपको ये सब पहनना है। एक बार को मारिया शादी का लहंगा और ज्वेलरी देखकर घबरा गई थी, क्योंकि उसने कभी भी आज तक इस तरह से इतनी ज़्यादा हैवी ड्रेस और ज्वेलरी कैरी नहीं की थी। लेकिन अब नानी माँ के जोर देने पर मारिया उन्हें मना नहीं कर पाती, क्योंकि मारिया की जिंदगी में प्यार के नाम पर शुरू से ही सिर्फ टाइगर था और रिश्तों के नाम पर अरमान था। लेकिन अब मारिया सभी को अपना समझने लगी थी और धीरे धीरे नानी माँ को वह बेहद पसंद करने लगी थी। आस्था, जो कि अपने कमरे में जा रही थी, उसने सुमित को आते हुए देख लिया था और रोकते हुए बोली, सुमित भैया क्या आप प्लीज मेरा एक काम कर दोगे। अब जैसे आस्था ने मासूम सा फेस बनाकर ये कहा, सुमित तुरंत बोला, हाँ बोलो क्या काम है, सब ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। क्योंकि सुमित अच्छे से जानता था कि सामने खड़ी हुई एक छोटी सी नाजुक सी लड़की उसके जिगरी यार अरमान सिंघानिया की जान है, तो आस्था को कुछ ज्यादा ही स्पेशल अपीयरेंस मिला करता था। वेल, तभी आस्था ने बोला, अरे सुमित भैया एक छोटा सा काम है, वह ना राधिका दीदी के पास मेरा फोन छूट गया है, लेकिन अभी अरमान जी मुझे कमरे में बुला रहे हैं तो मुझे उनकी बात सुननी होगी, तो क्या प्लीज आप उनसे फोन ला दोगे। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, सुमित हैरान हो गया कि इतने छोटे से काम के लिए तो आस्था किसी को भी कह सकती थी, तो लेकिन उसने सुमित को ही क्यों बोला। लेकिन फिलहाल वो भी राधिका से मिलना चाहता था, क्योंकि राधिका पूरे 12 से 13 घंटे हो गए थे अभी तक सुमित के सामने नहीं आई थी। तो इसीलिए सुमित आस्था की बात मानकर जल्दी ही अब राधिका के कमरे में जाने लगा और जैसे ही वो कमरे में गया उसने देखा कि राधिका अपने बैग पैक कर रही थी। राधिका को इस तरह से बैग पैक करता हुआ देखकर सुमित हैरान हो गया, क्योंकि उसकी तो आज राधिका के साथ शादी थी, तो इस तरह से राधिका का बैग पैक करने का क्या मतलब था। तभी सुमित आगे आते हुए बोला, क्या आस्था का फोन तुम्हारे पास है। तब राधिका ने तुरंत आस्था का फोन सुमित के हाथों में थमा दिया था। फिर सुमित तिरछी नजरों से राधिका के बैग को देख रहा था और फिर राधिका की ओर देखकर पूछता है, यह इस तरह से बैग पैक करने का क्या मतलब है, कहाँ जा रही हो तुम। तभी राधिका ने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अब जैसे ही राधिका ने ये कहा, अचानक से सुमित को ऐसा लगा मानो कि उसके जिस्म पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। तब सुमित ने तुरंत राधिका के कंधों को कसकर पकड़ लिया, उसे झंझोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। हाँ। अब जैसे ही सुमित ने एकदम से इस तरह का रिएक्शन दिया, राधिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था, जिसकी वजह से सुमित राधिका के चेहरे के मुस्कुराहट नहीं देख पाया। तभी राधिका की नज़र दरवाजे पर गई। दरवाजे पर रश्मि, आस्था के बाद रौनक मौजूद थी। रौनक के ऊपर आस्था का एक दूसरे के ऊपर सर रखा हुआ था और वह तीनों ही अंदर कमरे में झांक कर देख रही थी कि वो अंदर क्या हो रहा है। अब जैसे ही राधिका ने उन तीनों को वहां देखा, वह अपनी आंखें उन तीनों को दिखाने लगी, मानो कि वो उन्हें कहना चाह रही हो कि तुम लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। लेकिन वह तीनों तो वहां से जाने के मूड में ही नहीं थी। वह तो देखना चाहती थी कि जो प्लान उन्होंने बनाया था क्या वह सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, क्योंकि रौनक ने आस्था से बताया कि रौनक ने राधिका को आइडिया दिया था कि अगर वह सुमित भैया को इग्नोर करना शुरू कर देंगी और साथ ही साथ शादी वाले दिन शादी से मना कर देगी, तो उसके बाद उनके रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर वाकई वो उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तो उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा ऐतराज़ होगा। राधिका को मन मन में डर भी लग रहा था कि अगर सुमित ने शादी करने से भी इनकार कर दिया तो तब क्या होगा। लेकिन फिलहाल उसे ये रिस्क तो लेना ही था कि जिस तरह से सुमित राधिका के साथ बिहेवियर कर रहा था, तो इस तरह से भला वो उससे शादी कैसे कर सकती थी। सुमित कहने को तो एकदम शांत रहा करता था, ज़्यादा बोलता नहीं था,
लेकिन वो कितना ज़्यादा खतरनाक था ये बात राधिका अच्छी तरह से जानती थी। वो दादाजी को क्या कहता कि राधिका उससे शादी नहीं करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सुमित अब कंफ्यूजन का शिकार हो चुका था। और फिर अगले ही पल उसने राधिका के बाजू को कसकर पकड़ा और धमकाते हुए बोला, अंडिस को तुम होते कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि तुम ये शादी करोगी या नहीं करोगी। तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी किए की पूरी सजा नहीं दे देता तब तक मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, समझी तुम। और रही बातें शादी करने की, यह शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी होगी। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो याद रखना भले ही तुम्हारा परिवार इस शहर में ना हो, लेकिन वो तुम्हारा परिवार कहाँ है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं उनके साथ क्या से क्या कर सकता हूँ ये बात मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही अचानक सुमित ने राधिका को सीधे सीधे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और शादी की बात की, अब तो राधिका, रश्मि, रौनक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने तो सोचा था कि जैसे ही राधिका शादी के लिए मना करेगी, सुमित थोड़ा झुकेगा, जेलस फील करेगा, राधिका की मिन्नतें करेगा कि मुझसे शादी कर लें। लेकिन ये क्या, सुमित ने अचानक से इस तरह से बोलकर उन तीनों को हैरान कर दिया था। लेकिन राधिका को कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शायद वो सुमित को अच्छी तरह से जानती थी। और अब क्योंकि उन तीनों को ही सुमित की बातें सुनकर शौक लगा था, तभी रौनक, रश्मि, साथ ही साथ आस्था तीनों खुद का बैलेंस नहीं कर पाई और तीनों एक साथ दरवाजे से अंदर अंदर ही गिर पड़ी थी। एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ी थी और फिर फटाफट से खड़ी हो गई थी। तीनों को कहीं ना कहीं अब सुमित की ओर देखकर काफी ज्यादा डर से लग रहा था। और क्योंकि सुमित की इस तरह की बातें सुनकर उन्हें बुरा भी लग रहा था, वही सुमित बारी बारी से अब सबको देख रहा था और उन तीनों को वहां देखकर उसे समझते देर नहीं लग कि आखिरकार मसला क्या हो सकता है। अगले ही पल सुमित उन तीनों के उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर जोरों से हंसने लगा और बात बदलते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम तीनों यही मौजूद हो। सुमित के जिस तरह से आस्था ने मुझे अपना फोन लेने के लिए यहाँ इस कमरे में भेजा, मैं उस वक्त समझ गया था कि जरूर इसके दिमाग में कुछ ना कुछ शैतानी है, बचकानी हरकत चल रही होगी, इसलिए मैंने जानबूझकर इस तरह की बातें बोली। हालांकि सुमित उन सबको शांत करने के लिए सारी बातें बोल रहा था। राधिका यह उसकी चालाकी समझ रही थी, लेकिन अब सुमित को इस तरह से हंसता हुआ देखकर, इस तरह से अपनी बातों का एक्सप्लेन देता हुआ देखकर उन तीनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, वरना वो लोग तो काफी ज्यादा डर गई थी। और अगले ही पल रौनक बोली, अरे सुमित भैया, आपने तो हमें डरा ही दिया, और हमें तो लगा था कि जैसे ही राधिका दीदी आपसे शादी करने के लिए मना करेगी आप उनकी मिन्नतें करेंगे, लेकिन शायद आपने हमें देख लिया और आपने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। तब राधिका अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं बदला है, मैं वाकई अब ये शादी नहीं करूंगी। अब जैसे ही राधिका ने ये कहा, उन तीनों का चेहरे का रंग उड़ गया था। वो मन ही मन में एक दूसरे को कोसने लगी थी कि उन्हें इस तरह से राधिका का शादी को लेकर मन नहीं हटना चाहिए। लगता है उसे सुमित भैया की कोई बात बुरी लग गई है, इसीलिए वह शादी नहीं करना चाहती है और इसलिए वो अब जा रही है। वही वो तीनों जल्दी ही राधिका के पीछे पीछे चली गई थी, क्योंकि राधिका बैग लेकर सीधा हॉल में से होते हुए बाहर जा रही थी। वही सुमित राधिका के इस तरह से जाने पर सोचने लगा, लगता है इस लड़की के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। और तब भी सुमित भी उनके पीछे पीछे चला गया था। वही आस्था राधिका को आवाज दे रही थी, राधिका दीदी प्लीज रुक जाइए, आप इस तरह से नहीं जा सकती है। रौनक राधिका को रोक रही थी, रश्मि भी राधिका को आवाजें दे रही थी। अब उन लोगों की तरह से तेज शोरगुल की आवाजें सुनकर घर के बाकी के मेंबर भी वहां गए थे। आकाश, ध्रुव, आहान, साथ साथ अरमान, टाइगर, मारिया, नानी माँ और दादी जी और प्रियंका सबके सब वहां आ गए थे। और क्योंकि आस्था, रश्मि और साथ ही साथ रौनक राधिका का बैग पकड़े हुए खड़ी हुई थी, अब राधिका को इस तरह से बैग समेत देखकर सब हैरान हो गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी दादाजी कुछ कदम आगे आते हैं और राधिका के सर पर हाथ रखकर बोले, क्या बात है बेटी, यह इस तरह से आपने बैग क्यों पैक किया हुआ है? क्या आप कहीं जा रही है? हाँ, क्या हुआ है? क्या इस नालायक ने कुछ कहा है? बेटी बताओ, जवाब दो। आज शाम आपकी शादी है और आप इस तरह से कैसे कहा जा सकती है? तब राधिका ने एक भीगी पलकों से सुमित की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी तुरंत राधिका ने अपने दोनों हाथों को दादाजी के सामने जोड़ लिया था और गिल्टी टोन में बोली, दादाजी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इस शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अब जैसे ही राधिका ने सबके सामने ये बोला, अब दादाजी हैरान हो गए थे और उन्हें भी अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था कि इस तरह से बिना लड़की की मर्जी जाने उन्हें सुमित को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी दादाजी को पूरी बात के बारे में नहीं पता था, उन्होंने तो केवल आकाश और सुमित की आधी अधूरी बात ही सुनी थी और केवल ये सुना था कि सुमित ने राधिका के साथ बेड शेयर किया है
लेकिन उन्हें पूरी बात के बारे में जानकारी नहीं थी। अब राधिका के इस तरह से जाने पर दादाजी तुरंत आगे आते हैं और राधिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ठीक है बेटी, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो तो ये शादी नहीं होगी। और हाँ, इसका डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन इस तरह से तुम्हें घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? और तुम यहाँ पर हमारी बेटी की हैसियत से भी तो रह सकती हो। हमारे लिए तुम आस्था या रौनक रश्मि से कम नहीं हो बेटा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, राधिका थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और उसने तुरंत दादाजी को गले से लगा लिया था और इनकार करते हुए बोली, माफ कीजिएगा दादाजी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अब राधिका की बात सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे। वहीं ध्रुव आहान का तो चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वह लोग तो चाहते थे कि सुमित भी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए और कहीं ना कहीं वह खुश भी थे राधिका और सुमित की शादी को लेकर। लेकिन इस तरह से अब क्योंकि राधिका शादी के लिए साफ साफ मना कर रही थी, तो ये बात उन्हें भी परेशान कर गई थी। वहीं अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के ये सब कुछ देख रहा था और साथ ही साथ आस्था की आंखों में जो आंसू थे, स्पेशली वो ये देख रहा था, अरमान को बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था कि आस्था की आंखों में किसी की भी वजह से आंसू आए, चाहे वह राधिका हो या फिर कोई और हो। तभी आस्था इमोशनल होकर राधिका के गले से जा लगी और बोली, ठीक है राधिका दीदी, अगर आप जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन कम से कम हमारी शादी के लिए तो रुक जाइए ना, प्लीज राधिका दीदी प्लीज। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही अरमान को आस्था का इस तरह से गिड़गिड़ाना या रोना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो वह तुरंत आस्था के पास चला गया और उसके आंसुओं को पोंछकर राधिका की ओर देखकर बोला, आप जाना चाहती हैं तो जा सकती है, लेकिन अब एक हफ्ते तक यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। राजेश, जाकर इनका सामान कमरे में रखवा कर आओ। अरमान ने तो सीधा राधिका को ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि वह अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वही आस्था ने जैसे ही अरमान का ये ऑर्डर सुना, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने फटाफट से अरमान को सबके सामने गले से लगा लिया और एक्साइटमेंट में एक छोटा सा लाइट किस उसके गालों पर भी कर दिया। अब जैसे ही आस्था ने ये किया, सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अरमान सिंघानिया, जिसके सामने लोग बोलने से, उसके सामने खड़े होने से भी डरते हैं, उसकी बीवी ने आज सबके सामने अरमान को न केवल जोरों से गले से लगाया बल्कि एक किस भी कर दिया। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और साथ ही साथ मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगे। वही राधिका के पास अब मना करने का कोई कारण ही नहीं बचा था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो सबकी बातों को इग्नोर कर सकती है, लेकिन अरमान सिंघानिया की बातों को वह किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकती। और राधिका चुपचाप सर झुका कर अपने कमरे में चली गई थी। वहीं अरमान आस्था के लिए सिचुएशन अक्वर्ड सी हो गई थी, क्योंकि उसने फ्लो में अरमान को सबके सामने किस कर लिया था, तो इसीलिए फटाफट से उसने अपने चारों तरफ देखा था और अपने मुंह छुपाते हुए तेजी से वहां से बिजली की तेजी से भाग गई थी। अब आस्था के जाने के बाद अरमान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। एक आस्था ही है जो अरमान सिंघानिया के मूड को स्विंग करने का दम रखती है। अरमान सिंघानिया चाहे कितने ही गुस्से में हो, कितने ही झुंझलाहट में हो, कितने ही स्ट्रेस में हो, एक आस्था ही है जो उसके हर मर्ज का इलाज है। वेल, अब सभी मुस्कुरा कर देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको इस बात का दुख भी था कि राधिका और सुमित की शादी कैंसिल हो गई है, क्योंकि राधिका बेमतलब की अनचाही शादी करना ही नहीं चाहती थी। इस शादी में प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्यार था तो सिर्फ राधिका की साइड से था, सुमित की साइड से तो कुछ था ही नहीं। इसीलिए रौनक ने भले ही उन दोनों को एक करने का आइडिया दिया था, लेकिन रौनक, रश्मि, साथ आस्था इस बात को लेकर दुखी हो रही थी कि काश उन्होंने राधिका को इस तरह का कोई आइडिया ना दिया होता तो शायद आज उन दोनों की भी शादी हो रही होती। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। अभी राधिका और सुमित की शादी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। इसी शोरगुल के बीच दो आंखें और थी जो अरमान और आस्था को घूर कर देख रही थी, जिसे सिर्फ आज के लिए वहां रहने की इजाजत थी। वो कोई और नहीं बल्कि वह थी वसुंधरा रायचंद, जो कि अरमान आस्था को इस तरह से एक साथ हंसी खुशी में देख चुकी थी और अपने आप ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। ना जाने वसुंधरा के दिमाग में क्या खुराफाती चल रही थी, लेकिन कुछ तो था जो वह करना चाहती थी। अब क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था और नानी माँ ने सभी दुल्हनों को एक ही रूम में तैयार होने के लिए कह दिया था और प्रियंका को उनकी हेल्प के लिए लगा दिया था। वही प्रियंका बेचैनी बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी, क्योंकि आज एक बार फिर अरमान की और आस्था की शादी होने वाली थी। तो ये बात उससे हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उसे शादी को रोकने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से नानी माँ, जो कि प्रियंका पर 24 घंटे नजर गड़ा हुए बैठी थी कि प्रियंका कोई हरकत ना कर दे। वेल, आस्था के मामा मामी भी उसे शादी में शामिल होने के लिए टाइम से ही आ गए थे।
अच्छे से पंडित जी वगैरह पूरी तैयारी हो चुकी थी, सब लोग आ चुके थे। वहीं अरमान आंखों ही आंखों में ध्रुव, आहान, आकाश, सुमित, टाइगर, मारिया को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मारिया, जो कि दुल्हन बनने के बहाने से ही सही लेकिन आस्था के आसपास थी। अरमान के साथ इंस्ट्रक्शन थे, मारिया को आस्था के आसपास ही रहना है, तो वो अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रही थी। वेल, जल्दी ही आस्था बड़े ही खूबसूरत से जोड़े में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी और साथ रश्मि और मारिया भी दुल्हन के जोड़े में रेडी थे। क्योंकि अब राधिका और सुमित की शादी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए राधिका उनको आगे बढ़कर तैयार कर रही थी। लेकिन राधिका की आंखों की उदासी उन तीनों से छुपी नहीं रही। वही रौनक ने राधिका से माफी मांगी थी और बोला कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, ना वह बेकार का आइडिया देती और ना शायद ये सब कुछ होता। लेकिन राधिका ने तुरंत रौनक के माथे को चूम लिया था और बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी जिस रिश्ते में प्यार ना हो उस रिश्ते को खत्म हो जाना ही चाहिए। इतना बोलकर राधिका का गला भर आया था और तीनों ने उठकर आस्था और रश्मि साथ ही साथ राधिका को गले से लगा लिया था। वेल, अब मारिया केवल बिना एक्सप्रेशन के चेहरे से उन चारों को देख रही थी। तभी अचानक पूरे के पूरे कमरे में कम से कम 6 से 7 लड़कियां एंट्री हो गई। अब उन लड़कियों को वहां देखकर मारिया के माथे पर बल पड़ गए कि अचानक से ये लड़कियां कहां से आ गई, क्योंकि किंग ने यानी के डेविल किंग ने ऑलरेडी यह बात अच्छी तरह से मेंशन की थी कि कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का आदमी शादी में नहीं आएगा। लेकिन अभी लड़कियों के आ जाने पर मारिया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी आस्था उन सब इतनी सारी लड़कियों को एक्साइटेड होकर देखकर बोली, आप लोग कौन है और आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? तभी उनमें से एक लड़की आगे बड़े अदब से बोली, वो मैडम, हमें मिस्टर अरमान सिंघानिया ने यहाँ भेजा है ताकि हम आप लोगों को अच्छे से तैयार कर दें। आस्था और रश्मि तो ऑलरेडी दुल्हन बन चुकी थी, मारिया भी दुल्हन बनी हुई थी और रौनक और राधिका की मदद से उन्होंने अपना अच्छा खासा मेकअप वगैरह भी कर लिया था। लेकिन इस तरह से उन लड़कियों के वहां जाने पर सब हैरान थे और साथ ही साथ आस्था हैरानी से बोली, लेकिन मुझे तो अरमान जी ने कुछ बताया नहीं था। वेल, चलो अगर आप लोग आ गए हैं तो हम तो ऑलरेडी अब तैयार ही है, अब तो आप लोगों को कोई काम नहीं है तो आप जा सकती हैं। जैसे ही उन लड़कियों को आस्था ने जाने के लिए कहा, वह लड़कियां तुरंत रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैडम प्लीज आप हमारे पेट पर क्यों लात मार रही है, वैसे भी हमें यहाँ पर आने के अच्छे खासे पैसे मिले हैं, तो आप लोग हमें अपनी करने दीजिए ना, आप लोगों का थोड़ा थोड़ा मेकअप करने दें। ऐसा बोलकर वो सारी लड़कियां अपनी मेकअप किट निकालकर जबरदस्ती सामने बैठ गई थी। अब मारिया हैरानी से उन लड़कियों को देख रही थी, उन लड़कियों के एक्सप्रेशन भी देख रही थी और कहीं ना कहीं मारिया को कुछ अनहोनी की आशंका सी नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अरमान सिंघानिया साथ ही साथ आकाश और टाइगर तीनों दूल्हे बने हुए थे, जाकर हॉल में जो मंडप रेडी किया गया था वहां आकर बैठ गए थे, जहां पर 3 पंडित जी थे। तीनों जगह अलग अलग मंडप लगाए गए थे और अब जैसे ही अरमान वहां आकर बैठा और अपनी बेचैन आंखों से चारों तरफ देखने लगा था, तभी उसकी नज़र वसुंधरा पर पड़ी। वसुंधरा जो कि मुस्कुराते हुए नानी माँ से कुछ ना कुछ बातें कर रही थी। नानी माँ को हालांकि वसुंधरा से काफ़ी चिढ़ हो रही थी, लेकिन फिलहाल वह अरमान की माँ थी तो नानी माँ सीधे सीधे उसकी मुंह पर बेइज्जती नहीं कर सकती थी, तो नानी माँ उससे थोड़ा सा फिके तरीके से बातें कर रही थी। जल्दी ही पंडित जी की आवाज़ आती है कि दुल्हन को बुलाए, और जैसे ही दुल्हन को बुलाने वाली बात बोली गई, तुरंत वसुंधरा आगे आती हुए हंसकर एक्साइटेड होते हुए बोली, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। वसुंधरा के मुंह से बिल्कुल पूरी तरह से शहद टपक रहा था। अरमान ने वसुंधरा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वही दादाजी भी मुंह पिचका कर खड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल अब थोड़ी देर तक ही उन्हें वसुंधरा को बर्दाश्त करना था। उसके बाद उन्हें वसुंधरा को निकालना ही था, तो इसीलिए उन्होंने उसे इजाजत दे दी थी कि वह जाकर आस्था और बाकी सबको ले आए। वेल, जल्दी ही वसुंधरा गई और अपने साथ दुल्हनों को लेकर आती हैं और दुल्हने अरमान, आकाश और टाइगर के बराबर में बैठा दी गई थी और एक बार फिर पूरे रीति रिवाज के साथ शादियां कंप्लीट होने लगी और सभी लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वेल, जल्दी ही पूरी की पूरी शादी कंप्लीट हो चुकी थी। एक बार फिर अरमान ने आस्था के मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया था, मंगलसूत्र पहना दिया था। बड़े ही अच्छे से आस्था ने उस शादी के फंक्शन को एंजॉय किया था। वही टाइगर ने भी जल्दी ही मारिया की मांग में सिंदूर भर दिया था और मंगलसूत्र पहना दिया था और 7 फेरों के कंप्लीट होने के बाद उनकी शादी पूरी हो गई थी। तब वसुंधरा अपने कदम बढ़ाते हुए आगे आती हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी कि तुमने मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दिलवाई, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं सिर्फ अपने बेटे की शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी।
जल्दी ही वसुंधरा की आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। तभी वसुंधरा ने आस्था को कंधों से पकड़ा और गले लगाकर फुसफुसाते हुए बोली, मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखोगी। वे जल्द ही अरमान ने नानी माँ और दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिए थे। वसुंधरा से आशीर्वाद लेने का उनका कोई खास इरादा नहीं था, और टाइगर, मारिया और रश्मि, आकाश ने भी अरमान के नक्शे कदम पर चलते हुए दादाजी और नानी माँ से आशीर्वाद लिया था। वेल, जल्दी ही शादी के कंप्लीट होने के बाद वसुंधरा अरमान की ओर देखकर बोली, बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे जरूर माफ कर दोगे। अरमान ने वसुंधरा और देखना भी जरूरी नहीं समझा था कि वसुंधरा क्या कहना चाह रही है। तभी दादाजी आगे आए और सीरियस टोन में बोले, अच्छा अब अरमान की शादी हो गई और मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना अब किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, तो तुम अब जाओ यहाँ से। दादाजी ने सीधे सीधे वसुंधरा को वहां से जाने के लिए कह दिया था। वसुंधरा दादाजी को घूरकर देखने लगी और मन ही मन में कोसते हुए बोली कि इस बुड्ढे को कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एक वक्त था कि यह मेरे सामने ज्यादा बोला भी नहीं करता था, लेकिन आज देखो किस तरह से इसकी जुबान चल रही है। वसुंधरा को इस तरह से अपनी और घूरता हुआ देखकर दादाजी सख्त आवाज में बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, या अपनी सिक्योरिटी को बुलवाऊं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए। अब जैसे ही वसुंधरा से दादाजी ने चिल्लाकर यह कहा, वसुंधरा अब तेज में आ गई थी। वो चीखते हुए कहती है, बुधाओ अपनी औकात में रहे, और मेरे सामने ना तेरी कल औकात थी ज्यादा बोलने की और ना आज औकात है, समझे तुम। और ये क्या तरीका हुआ मुझसे बात करने का। ऐसा बोलकर वसुंधरा दादाजी को घूरने लगी थी। वही वसुंधरा के इस तरह से बोल चाल बदलते ही सब लोग हैरान हो गए थे। नानी माँ तो मुंह खोले वसुंधरा की ओर देखने लगी थी। थोड़ी देर पहले तो वसुंधरा नानी माँ को भी माँ जी कहती फिर रही थी, साथ साथ दादाजी को बाबूजी कह रही थी, लेकिन ये क्या, ये तो सीधा दादाजी को बुधाओ कहने लगी। तो ये देखकर सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी वसुंधरा चीखते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे नहीं अपनाओगे, लेकिन तुम लोगों को इतनी आसानी से मैं खुशी खुशी नहीं रहने दे सकती थी, और इसीलिए मैंने एक बार फिर से अरमान सिंघानिया की जिंदगी बर्बाद कर दी, समझे तुम सब, बर्बाद कर दी। ये बोलकर वसुंधरा दादाजी की ओर मुस्कुरा कर देखने लगी थी। तब नानी माँ का सब्र का बांध टूट गया और वह तुरंत वसुंधरा के सामने खड़ी हुई और एक चांटा उसके मुंह पर खींच कर दे मारा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रही है तू, हाँ, और यह किस लहजे में बात कर रही है, भाई साहब से अक्ल नहीं है क्या तुझे, और यह क्या तरीका हुआ, और किसकी जिंदगी में बर्बाद की तूने, हाँ, और मेरे बच्चों की शादी तो अच्छे से हो गई है तेरी आंखों के सामने, और तू है कि बकवास बातें बोले जा रही है, हाँ बोल जवाब दे। ऐसा बोलकर नानी माँ वसुंधरा को देखने लगी थी। तभी वसुंधरा जोरों से हंसने लगी और ठहाके लगाकर बोली, शादी, हाँ बिल्कुल शादी तो हुई है अरमान सिंघानिया की, लेकिन आस्था से नहीं किसी और से। ऐसा बोलकर वसुंधरा जोरों से हंसने लगी थी। वहीं अब नानी माँ सोच में पड़ गई थी कि ये औरत क्या कह रही है। ध्रुव, आहान और साथ ही साथ सुमित तीनों जाकर वसुंधरा के सामने खड़े हो गए थे और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, यह क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ, अरमान की शादी आस्था से हुई है, टाइगर की शादी मारिया से हुई है, और आकाश की शादी रश्मि से हुई है, क्या आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा। अब तो वसुंधरा जोरों से हंसने लगती हैं। अरमान सिंघानिया की बीवी इस वक्त मेरे बेटे वीर के कब्जे में है, समझे तुम लोग। और हाँ, एक और बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम आस्था को अब सही सलामत चाहते हो तो मेरे बेटे वीर के नाम तुम्हें वो जमीन करनी होगी जिस जमीन के लिए अबीर सिंह राठौड़ पागल है, और साथ ही साथ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाना होगा, और उसके ऊपर एक इतनी सी भी आंच नहीं आने देनी होगी। अब जैसे ही वसुंधरा ने अपना रंग दिखाया और इस तरह से वहां बोलना शुरू किया, अब तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वहीं ध्रुव, आहान तो यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। वही अरमान बिल्कुल सपाट चेहरा लिए ये सब कुछ देख और सुन रहा था। तभी नानी माँ के सब्र का जवाब दे गया था और उसने लगातार दो चांटे और वसुंधरा के मुंह पर दे मारे थे, और वसुंधरा ने तुरंत नानी माँ के बूढ़े हाथों को पकड़ लिया था और नानी का हाथ झटकर चिल्लाती है, बुढ़िया बंद कर ये ड्रामा, अगर तूने इस बार फिर मुझ पर हाथ उठाया तो मेरा एक चांटा भी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही वसुंधरा ने ये कहा, नानी माँ तो तुरंत घबरा गई थी और फिर आंखों में आंसू लाकर हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती है, देखो तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कहाँ मेरी बेटी, कहाँ है मेरी आस्था, बोलो जवाब दो। वही दादाजी तो अब पूरी तरह से पत्थर के जैसे जम चुके थे।
उन्हें वसुंधरा पर पहले भी यकीन नहीं था, लेकिन वसुंधरा इतना घटिया गेम प्लान करेगी इसके बारे में वह सोच भी नहीं सकते थे। तभी ध्रुव बोला, अगर ये आस्था भाभी, रश्मि भाभी और मारिया भाभी नहीं है तो ये तीनों दुल्हनें कौन है? फिर तभी वसुंधरा हंसते हुए बोली, ये मेरी खरीदी हुई लड़कियां हैं जो पैसों के लिए किसी की बीवी बनने को तैयार रहती है। ऐसा बोलकर वसुंधरा ने बड़ी ही घटिया लैंग्वेज यूज किए थे। अब तो उन सब की आंखों में वसुंधरा के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वही दादाजी तुरंत अरमान के पास गए और उसके गिरेबान को पकड़कर बोले, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये घटिया औरत क्या बकवास पर बकवास किया जा रही है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है? क्या हो गया है तुझे? हाँ बोल, जवाब दे, बोलता क्यों नहीं है? तभी उन सबके बीच में से एक आवाज गूंजती है। ये प्रियंका की आवाज थी। प्रियंका शादी के जोड़े में वसुंधरा के पास चलकर आकर खड़ी हो गई थी। अब जैसे ही वसुंधरा ने प्रियंका को इस तरह से अपने पास खड़े हुए देखा, उसके तो चेहरे का ही रंग उड़ गया था और वह पूछती है, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तुझे तो अरमान से शादी करनी थी ना, इसीलिए मैंने तुझे आस्था की जगह लेने के लिए कहा था। तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? बोलो, जवाब दो। अब नानी माँ हैरानी से शादी के जोड़े में सजी हुई प्रियंका को देख रही थी। आगे बढ़कर और प्रियंका के कंधों को पकड़ कर बोली, यह सब क्या है प्रियंका? तू यहाँ आस्था के शादी के जोड़े में क्या कर रही है? हाँ बोल, जवाब दे, ये सब क्या है? तभी वहां पर किसी के हंसने की आवाजें आने लगी थी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि द अरमान सिंघानिया की थी, जो काफी देर से खामोश खड़ा हुआ ये सारा ड्रामा एंजॉय कर रहा था। लेकिन अरमान सिंघानिया के ठहाके लगा हंसने की आवाजें सुनकर कहाँ तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए थी, लेकिन अब सब थर-थर कांप रहे थे। अरमान सिंघानिया तुरंत वसुंधरा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था और उसकी और देखकर डेंजरस टोन बोला, कुछ औरतें इतनी घटिया होती है तो उन्हें घटिया हरकतों के अलावा कुछ और नहीं सूझता है। जिस औरत ने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने दूध पीते बच्चे तक की परवाह नहीं की, उसे औरत पर इतनी आसानी से मैं अपनी जिंदगी में कैसे आने दे सकता था? लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये रहने की इजाजत दी, लेकिन मैं समझ चुका था कि तुम ये रोने धोने का ड्रामा करके क्या करने की कोशिश कर रहे हो। भले ही मेरी प्यारी सी बीवी को तुमने बहलाया फुसला लिया था, लेकिन अरमान सिंघानिया बिना किसी इमोशंस के काम करता है। इस तरह से किसी के भी इमोशंस में वह नहीं आता है, समझिए आप। और रही बात शादी की, प्रियंका आप यहाँ मेरी आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। वो जिस शादी से आप खुद भाग गई थी, उसके बाद आपको रिग्रेट होने लगा। आपको मेरी पावर पोजीशन पसंद आने लगी और तुम आस्था की जगह लेने के बारे में सोचने लगी। तुम्हें क्या लगा तुमने हल्दी में जो केमिकल मिलाया था उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? हूँ। ऐसा कहकर अरमान प्रियंका की ओर देखने लगा था। वही नानी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था कि अरमान को पहले से ही सब कुछ पता था। तभी नानी माँ और दादाजी दोनों ही कंफ्यूजन से अरमान की ओर देखकर बोले, बेटा ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या तुम हमें क्लियरली बताओगे? वो तभी आकाश तुरंत वहां आगे आता है और तुरंत मारिया और टाइगर भी अरमान के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए थे। तब आकाश ने कहना शुरू कर दिया, मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। दादाजी, हमें इन पर पहले से ही शक हो गया था कि यह यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है, और वैसे भी हमने इसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि इसके थ्रू हम इसके बेटे वीर रायचंद तक पहुँचाना चाहते थे। और दादाजी, खुशी की बात यह है कि हम वीर रायचंद तक पहुँच गए हैं और वह अब हमारे कब्जे में है। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, वसुंधरा के तो चेहरे का रंग उड़ गया था और वो झल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा प्लेन फुल प्रूफ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तुम्हारे कब्जे में कैसे हो सकता है? हाँ बोलो, जवाब दो। तभी मारिया आगे आती हुए बोली, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। तभी मारिया ने आगे कहना शुरू कर दिया था, नानी माँ, जब 8 से 10 लड़कियां हमारे कमरे में आई तो उन्हें देखते ही मैं समझ चुकी थी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मैंने बहाने से उन लड़कियों के साथ लाया हुआ सामान बदल दिया और आस्था, रश्मि, साथ ही साथ रौनक और राधिका समेत चुपके से इस बात के बारे में बता दिया कि वो सब लोग बेहोश होने की एक्टिंग करें। पहले वो लोगों के आंखों में काफी सारे सवाल थे, लेकिन उस वक्त मैंने जो कहा उन्होंने वही किया। और जैसे ही हम सब ने वहां बेहोश होने का नाटक किया तो हमने देखा प्रियंका शादी के जोड़े में वहां आई और प्रियंका ने एकदम आस्था के जैसा ही गेट अप लिया था। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि प्रियंका भी वसुंधरा से मिली हुई है। इसीलिए मौका देखकर जब दुल्हन बनने के लिए वो लड़कियां वहां से तैयार होने के लिए बाहर निकल गई, ठीक उसी वक्त मैंने उन सब लड़कियों को प्रियंका समेत एक जगह बंद कर दिया और उसके बाद घूंघट ओढ़कर हम सब यहाँ आ गए और
किंग को मैंने मैसेज पर यह सारी सिचुएशन बता दी थी। तभी आस्था, जो कि अरमान के बराबर में खड़ी हुई, और उसने अपना घूंघट जल्दी से उठा लिया। इस वक्त आस्था की आंखों में काफी सारे आंसू थे। आस्था सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी अपनी बहन उसके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी। आस्था हैरानी से प्रियंका को देख रही थी, और फिर धीरे धीरे छोटे कदम बढ़ाकर वह प्रियंका के सामने जाकर खड़ी हो गई। आंखों में गुस्सा लिए और तुरंत उसने एक चांटा प्रियंका के मुंह पर मारा था। और ना उम्मीद से बोलती हैं, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे प्रियंका दीदी आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। हाँ, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप हमारी जगह ले लेंगे और हमारे पति से शादी कर लेंगी? आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अब प्रियंका की पोल तो खुल ही चुकी थी, तो प्रियंका का भी अब सब्र का बांध टूट गया। वो तुरंत आस्था का हाथ झटकते हुए बोली, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। मैं चाहती थी अरमान से शादी करना। मुझे नहीं पता था कि यह अरमान सिंघानिया इतना हॉट दिखता है, इतना पैसे वाला है। मुझे तो लगा था कि मेरे बाप मेरी शादी किसी बूढ़े से फिक्स करी है, लेकिन असल में वो मेरी शादी अरमान सिंघानिया से करवा रहे थे। इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मुझसे गलती हो गई थी जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के दिन भाग गई। वही आस्था के मामा और मामी जो कि वहां मौजूद थे, अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उन्होंने शर्म से अपना सर झुका लिया था। और सीमा जी को तो उस वक्त प्रियंका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि खुद ही अपने मुंह से वो अपना सारा सच एक्सेप्ट रही थी, और कहीं ना कहीं सीमा जी का इस साजिश में बहुत बड़ा हाथ था। वेल, तभी आस्था वसुंधरा की ओर देखकर बोली, आपके जैसी घटिया औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। मुझे तो लगा था कि शायद एक माँ का दिल है, लेकिन एक माँ के दिल में इतना ज्यादा कड़वाहट से भरा हो सकता है, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और बहुत शौक है ना आपको मेरे पति को पागल बनाने का। हाँ, मेरे पति के साथ आपने बहुत ज्यादा बुरा किया है, लेकिन अब अपने पति पर हुए जुल्मों का हिसाब आपसे उनकी पत्नी लेगी। ऐसा बोलकर आस्था वसुंधरा को घूरने लगी थी। वही वसुंधरा ने तुरंत आस्था की ऐसी बात सुनकर उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन आस्था ने उनका हाथ कर पकड़ लिया था और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, अपनी हद में रहिए। भले ही आप रिश्ते में मेरी सासू माँ है, लेकिन मैं आपके रिश्ते में बहू नहीं हूँ, समझे आप? और फिर वसुंधरा हाथ झटक दिया। गुस्से से वसुंधरा को घूरने लगी। वही नानी माँ ने जल्दी ही अपने बेटे की ओर देखते हुए सख्त आवाज में बोली, यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अपनी इस बेशर्म बेटी को लेकर निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं प्रियंका मार मार कर जान ले लूं। ऐसा कहकर उसने जल्दी ही मनोज जी के हाथों प्रियंका को ले जाने के लिए कह दिया था, और प्रियंका एक नज़र अरमान की ओर देखती हुई तिनक कर वहां से चली गई थी। और वही वसुंधरा समझ चुकी थी कि उसका भेद खुल चुका है, और साथ ही साथ जब से उसे पता चला कि उसका बेटा अरमान के कब्जे में है, तो वो तुरंत घुटनों पर आ गई थी और घुटनों के बल बैठकर बोली, देखो अरमान, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपने बेटे वीर के लिए इस तरह से वसुंधरा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर अरमान के दिल में कुछ चुभन हुई। ये औरत वीर के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अरमान भी तो उसका बेटा था। लेकिन क्या कभी इस औरत के मन में अरमान के लिए कोई रहम नहीं आया? अरमान के लिए कोई फीलिंग नहीं आई? ये सब सोचते हुए अरमान केवल वसुंधरा को बिना एक्सप्रेशन के घूरकर देखता रहा। लेकिन दादाजी ने तुरंत वसुंधरा के बालों को कसकर पकड़ा और टोकते हुए बोले, अब बस करो अपना ये सारा ड्रामा। क्या कहा? तुम्हारा बेटे को छोड़ दे, और तुम जो मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक बार नहीं सोचा, फिर उसे बर्बाद करने के लिए इस घर में आई, उसका क्या? हाँ, निकल जाओ यहाँ से, और अब तुम्हारे बेटे की लाश ही तुम्हारे पास आएगी। ऐसा बोलकर जल्दी ही उन्होंने वसुंधरा को धक्का दिया था, और वसुंधरा तुरंत आगे जा गिरी थी। लेकिन जैसे ही वसुंधरा गिरी, तब वहां पर कोई और भी खड़ा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौड़ था, जो कितनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वहां आ गया था, क्योंकि वह आस्था और अरमान की शादी एक बार फिर हो नहीं होने देना चाहता था। लेकिन जब तक वहां आया तब तक देर हो चुकी थी, और वह सारी बातें भी सुन चुका था। साथ ही साथ उसे ये पता चल चुका था वीर इस वक्त अरमान के कब्जे में है। वही अबीर को वहां देखकर आस्था सहम गए थी। उसने तुरंत अरमान की बाजू को पकड़ लिया था, लेकिन तब तक आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान ने तुरंत गन पॉइंट पर अबीर को ले लिया था। वही अबीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ किसी की जान लेने या मारने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट अरमान सिंघानिया से बात करने के लिए आया हूँ। ये कहकर अबीर जल्दी अरमान सिंघानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया था। अरमान ने उन सबको शांत रहने का इशारा कर दिया था, और सबने अपनी बंदूक के नीचे कर ली थी।
तभी अबीर और अरमान इस वक्त आमने सामने थे और आस्था ने अरमान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तब अबीर ने एक नज़र आस्था की ओर देखा। आस्था से उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। आस्था बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आस्था की आंखों में आंसू अबीर की आंखों में चुभ रहे थे। तभी अबीर ने अरमान की ओर देखकर कहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब जैसे ही अबीर ने ये बताया, सब हैरानी से अबीर की ओर देखने लगते हैं। तभी अरमान बोलता है, वेरी गुड डिसीजन मिस्टर अबीर सिंह राठौर, बहुत लकी हो कि जिंदा बचकर यहाँ से जा रहे हों। तभी अचानक अबीर सिंह राठौर जोरों से हंसने लगा और अगले ही पल अपना चेहरा डाक करके बोला, मैं सिर्फ सिंघानिया मेंशन से जा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। अरमान सिंघानिया, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अपनी बटरफ्लाई को चोरी करने के लिए आया था। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा, आस्था डार्क एक्सप्रेशन से अबीर की ओर देखने लगी थी, जैसे किसी सनकी इंसान को देख रही हो, और उसने अरमान के हाथों को और कसकर पकड़ लिया था। तभी अरमान अबीर की ओर देख कर बोला, बिहेव माइंड योर लैंग्वेज। वो मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया है तो तमीज से नाम लो। तभी अबीर सिंह राठौर बोला, होगी वो मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बटरफ्लाई है, और मैं यहाँ से और सिर्फ अपने बटरफ्लाई से सॉरी कहने के लिए आया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वीर रायचंद ऐसा कुछ भी सोच सकता था, वरना अपनी बटरफ्लाई की तरफ उठने वाली आंखों को मैं कब का फोड़ चुका होता। ऐसा बोलकर अबीर आस्था को देखने लगा था। वही आस्था तुरंत अबीर की ओर देखकर बोली, देखिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाए, समझे आप, और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात हम आपसे कितनी बार बता चुके हैं, लेकिन आप में तो शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज ही नहीं है। आप एकदम चिकनी भरे हुए पड़े हों, जितना भी आपकी बेइज्जती किया जा रहे है उतना आप उल्टा उठकर हमारे सामने आ रहे हों। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? एक बात याद रखना, आप जो कोई भी है, हम सिर्फ अपने पति से प्यार करते हैं और हम जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे। हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आस्था ने एक बार फिर अबीर की इंसल्ट की थी, लेकिन अबीर बदले में आस्था को देखता रहा। आस्था का बोलना, उसकी आंखें अपने होठों से जैसे बोलते हुए आस्था के हिलते हुए होठों को इस तरह से उसकी आंखें भी बोलती थी, और अबीर को ये सब कुछ बड़ा ही मनोरंजक लगा करता था। इसलिए वह आस्था को बोलते हुए देख रहा था और अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, दिल तो करता है कि बस आप इसी तरह से मुस्कुराती रहे और मैं आपको इसी तरह से देखता रहूं। ऐसा बोलकर अबीर एक नंबर का सड़क छाप आशिक लग रहा था। वेल, तभी अरमान ने टाइगर की ओर इशारा किया और टाइगर ने तुरंत आकर अबीर के कंधों को पकड़ लिया था। तब अरमान ने टाइगर की ओर देखकर कहा, टाइगर, अबीर सिंह राठौर को जिंदा बाहर छोड़कर आ जाओ। अरमान ने जानबूझकर जिंदा शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, और अबीर केवल आस्था की ओर देखता हुआ जल्दी ही वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर को इस बार के बारे में पता चल चुका था कि वसुंधरा क्या प्लान करने वाली है, और इसीलिए वह आस्था को बचाने के इरादे से सिंघानिया मेंशन में आया था। लेकिन यहाँ तो अरमान सिंघानिया ने पहले ही सारा खेल पलट दिया था, तो इसीलिए वह अब वहां से वापस जा रहा था। लेकिन उसने सोच लिया था कि उसकी आस्था पर, उसकी बटरफ्लाई पर गंदी नजर डालने वाले वीर रायचंद के वह टुकड़े टुकड़े कर देगा। वही वसुंधरा को भी जल्दी ही सिक्योरिटी ने उठकर बाहर फेंक दिया था, और तब नानी माँ ने कान्हा जी का ढेर सारा धन्यवाद दिया था और आस्था को जोरों से गले से लगा लिया था और फिक्र जताते हुए बोली, मेरी बच्ची, अंत भला तो सब कुछ भला। अच्छा हुआ सही वक्त पर सभी दुश्मनों के इरादों के बारे में पता चल गया। मेरी बच्ची, तुम आज बाल बाल बच गई, और तू फिक्र मत कर, हम जल्दी ही कान्हा जी को धन्यवाद देने के लिए कान्हा जी के मंदिर भी जाएंगे। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं रश्मि दुल्हन बनी हुई आकाश की ओर देख रही थी और उसकी और देखकर मुस्कुरा रही थी। और तब दादाजी की आंखें आज पूरी तरह से भरी हुई थी। आज बड़ी मुश्किल से अरमान की जिंदगी सिचुएशन कंट्रोल आई थी, और तभी उन्होंने कसम खा ली थी कि आज के बाद वह इस औरत का साया अपने बच्चों पर कभी भी पड़ने नहीं देंगे। वेल, अब जल्दी ही रौनक आस्था रश्मि को लेकर उनके कमरे में चली गई थी और उनके कमरे में तक छोड़ आई थी। वही राधिका भी अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने कहा था तो एक हफ्ता उसे वहां रुकना ही था, क्योंकि एक हफ्ते में सारी रस्में पूरी हो जानी थी। वहीं नानी माँ को प्रियंका पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि काश उसने हल्दी वाली बात नानी माँ ने छुपाई ना होती, तो शायद प्रियंका की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ पाती, ना ही वो इस तरह से आस्था की जिंदगी से खेलने के बारे में सोचती। लेकिन फिलहाल नानी माँ अब पछता रही थी, और इसीलिए इस बात का कन्फेस करने के लिए उन्होंने अरमान से मिलने का फैसला किया था, और जल्दी ही अरमान से उन्होंने सारी बातें बता भी रही थी। तब अरमान ने मुस्कुराकर नानी माँ के कंधे पर हाथ रखा और बोलता है,
नानी माँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आप प्रियंका को डांट रही थी, उस वक्त मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन चुका था। जैसे ही अरमान ने ये कहा, नानी माँ की आंखें हैरत से फैल गई और वो समझ चुकी थी कि उसके दामाद की नज़रें बाज से भी ज़्यादा तेज है। वही रश्मि दुल्हन बनी हुई आकाश के आने का इंतजार कर रही थी। आज फाइनली रश्मि कंप्लीट हुई थी और उसकी मोहब्बत की जीत हुई थी। तो आज रश्मि के चेहरे पर मोहब्बत का गैलो अलग से नजर आ रहा था। वही आस्था का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आस्था शर्माई शर्माई से घूंघट ओढ़कर इस तरह से बैठी हुई थी, मानो कि आज असल में उसकी शादी हुई हो और आज फर्स्ट टाइम उसका पति उसके पास आ रहा हो। ऊपर से आस्था को वह दिन भी अच्छे से याद था जब शादी के पहले रात ही अरमान ने आस्था पर सीधे सीधे बंदूक चला दी थी। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। आज आस्था और अरमान के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था। हालांकि अरमान का प्यार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन प्यार बहुत था। वेल, अब जल्दी ही अरमान नानी माँ से मिलने के बाद अपने कमरे की ओर जाने लगा था। तभी ध्रुव और आहान दोनों ने ही आंखों में कुछ बात की और अगले ही पल दोनों ने अपने हाथों को आगे कर दिया और शरारत भरी आवाज में बोले, भैया भैया मेरे प्यारे भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको इस वक्त कमरे में जाने की कितनी ज्यादा जल्दी है, लेकिन आप इस तरह से कमरे में नहीं जा सकते हैं। अगर आपकी बहन होती तो वह भी इस तरह से आपका दरवाजे पर रोकती ना। वैसे भी नानी माँ ने हमें इस रस्म के बारे में बताया है, इसीलिए हम अपना नेग लेने के लिए खड़े हुए हैं। अब जैसे उन दोनों ने ये कहा, अरमान हैरान हो गया कि आज उनकी हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बिना अटके हुए, बिना डरे हुए आज कितने धधले से वह अरमान से बात कर रहे थे। अरमान हैरान था, वही ध्रुव और आहान भी खुद को शाबाशी दे रहे थे कि फाइनली आज वह अपने भाई से बिना अटके बिना डरे बात कर रहे थे। तभी अरमान ने उन दोनों को एक डेविल स्माइल दी और अगले ही पल बोला, टाइगर। अब जैसे ही अरमान में ये नाम पुकारा, ध्रुव आहान दोनों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे और कंफ्यूजन से बोले, लेकिन भैया नेग देने के लिए आप टाइगर भैया को क्यों बुला रहे हैं? और वैसे भी आपसे नेग लेने के बाद हम उनका भी दर रोकने के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आकाश भाई का भी, क्योंकि हम दोनों ही छोटे हैं इस घर में, तो अब हमें ही सबसे नेग लेने का हक है। अब जैसे ही ध्रुव आहान ने ये कहा, तभी अरमान के पीछे उन्हें टाइगर खड़ा हुआ दिखाई दिया और दोनों की अब गिगी बन गई थी। दोनों समझ चुके थे कि अरमान अब क्या करवाने वाला है। तभी अरमान ने टाइगर की ओर देखा और टाइगर तुरंत आगे बढ़ता है और उसने एक तरफ आहान को कंधे पर उठा लिया था और दूसरी तरफ ध्रुव को कंधे पर उठा लिया था और सीधा वहां से उन्हें लेकर उनके कमरे में छोड़ आया था। दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे और रास्ते भर बोले जा रहे थे, टाइगर भैया प्लीज छोड़ दो, अरे तुम अपने नेग के पैसे कम दे देना, लेकिन हमें छोड़ दो, अगर मेरे बाइसेप्स ऊपर नीचे हो गए तो मेरा क्या होगा? टाइगर भैया छोड़ दो, टाइगर भैया छोड़ दो। लेकिन टाइगर कहाँ सुनने वाला था। टाइगर तो सीधा उन्हें उनके कमरे तक छोड़कर आया। तभी अरमान मुस्कुराता हुआ अंदर कमरे में चला गया था और जैसे ही वह कमरे में अंदर गया, उसने देखा कि उसका पूरा का पूरा कमरा बड़े ही खूबसूरत सी डेकोरेशन से सजा हुआ था और आस्था बिल्कुल लाल शादी के जोड़े में बड़ा सा घूंघट डाले बैठी हुई थी। अरमान को आस्था को यूं देखकर अरमान का दिल धक धक करने लगा था। अब अरमान धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था और आस्था के पास जा पहुंचा और उसके ठीक सामने बैठ गया था। वही अरमान को अपने सामने देखकर आस्था का भी दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन और साथ ही साथ आस्था को बेहद शर्म आ रही थी। हालांकि वो दोनों कितनी बार एक दूसरे के साथ नहा चुके थे, उन दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका था, लेकिन आज कुछ तो ऐसा था जो दोनों को ही बार बार एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहा था और साथ ही साथ दोनों के दिल पूरी तरह से धड़क रहे थे और दोनों शर्मा भी रहे थे। वह तभी अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जिसे मैं बेतहाशा चाहूंगा। वह मेरे सामने इस तरह से बैठी होगी। आज मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ आफत, आस्था, मैं आपको इतना प्यार करूंगा कि आपको कभी कोई दुख तकलीफ छू तक नहीं पाएगी। ये अरमान सिंघानिया का वादा है। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के हाथ को पकड़कर उसका हाथों को चूम लिया था और अब जैसे ही अरमान आस्था का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अब अरमान गुस्से से तमतमा गया था। अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इस तरह से आस्था और उसके बीच में कोई भी उन्हें परेशान करे, लेकिन बार बार लगातार दरवाजे पर दस्तक होती रही तो अरमान झल्ला कर उठ खड़ा हुआ था। वह समझ चुका था कि ध्रुव आहान फिर से आ गए होंगे। अब तो अरमान पूरी तरह से तप उठा था। उसने सोच लिया था कि वह अब ध्रुव और आहान को टाइगर के हाथों पक्का स्टोर रूम में बंद करवा देगा। वो पूरी रात उन्हें वहीं बंद रहने देगा।
वरना वो इसी तरह से उसे परेशान करते रहेंगे। ये सोचते हुए अरमान ने जल्दी ही झुंझुलाते हुए दरवाज़ा खोल दिया था। और जैसे ही अरमान ने दरवाज़ा खोला, इस बार दरवाजे पर ध्रुव आहान नहीं, बल्कि नानी माँ रौनक, साथ ही साथ राधिका खड़े हुए थी। अब उन तीनों को वहां देखकर अरमान हैरान हो गया और मन ही मन में सोचने लगा, ध्रुव आहान के साथ साथ लगता है इन्हें भी स्टोर रूम में बंद करवाना पड़ेगा। तभी नानी माँ अरमान की ओर देखकर बोली, माफ़ करना बेटा कि आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन बेटा हम आस्था को लेने के लिए आए हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान नानी माँ को इस तरह से घुरकर देख रहा था, मानो कि नानी माँ ने आस्था को लेकर जाने की जगह अरमान की कोई किडनी मांग ली हो। और अब अरमान के गुर्दे फेफड़े सब बाहर निकलने को तैयार थे। और एकदम से ही उसकी शक्ल पर 12 बजे बज गए थे। तभी रौनक और राधिका ने अरमान की सिचुएशन भांप लेती हैं। और अरमान का चेहरा उस वक्त ऐसा हो गया था कि वह दोनों खुद को रोक नहीं पाती हैं और ठहाके लगाकर जोरों से हंसने लगती हैं। अब उन दोनों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अरमान कंफ्यूज्ड हो गया। तभी नानी माँ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वह बेटा अभी शादी के कुछ रस्में बाकी है। हमने आस्था को सिर्फ थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ भेज दिया था, ताकि हम बाकी रस्मों की तैयारी कर सकें। मारिया और रश्मि बेटी भी आ गई है, और आप भी प्लीज आ जाए, आपके बिना रस्में नहीं होंगी। अब जैसे ही नानी माँ ने ये बताया, अरमान बोला, ठीक है आप आस्था को ले जाइए, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर अरमान साइड हो गया था और रौनक और राधिका जल्दी ही अंदर चली गई थी और आस्था को लेकर सीधा हॉल में चली गई थी। वहीं अरमान अंदर अंदर कूद रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। और आस्था की भी एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी की सारी रस्में करें, तो इसीलिए अरमान ने अब ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था और चुपचाप वह भी हॉल में चला गया। वही रश्मि, मारिया भी उसे वक्त हॉल में मौजूद थे। मारिया ने घूंघट नहीं लिया था, हालांकि रश्मि और आस्था दोनों घूंघट में थी। नानी माँ ने मारिया से बोला कि वो घूंघट ले ले, लेकिन मारिया को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा था। उसने शादी कर ली, यही बहुत था, और यह बाकी सब चीज़ों में से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिलहाल नानी माँ के इंसिस्ट करने पर मारिया इस रस्में को करने के लिए तैयार हो गई थी। और जल्दी ही रौनक और राधिका बड़ी बड़ी थालियाँ लेकर आती हैं, उनमें कुछ दूध, साथ गुलाब के पंखुड़ियाँ के फूल वगैरह को, और काफ़ी सारा अलग अलग तरीके से नानी माँ ने इसमें कुछ सामान डाले हुए थे। और जल्दी ही शादीशुदा जोड़ों के आगे उन थालियाँ को रख दिया था। वही आस्था उस दूध वाली रस्म को देखकर खुश हो गई थी, क्योंकि उसे वह रस्म बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब आस्था चहकने लगी और बिना इस बात की परवाह किए कि इस वक्त वो घूंघट में है और दुल्हन बनी हुई बैठी हुई है, वो थोड़ी सी तेज आवाज़ में बोली, अरे वाह नानी माँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानती है मैं इस रस्म को दिल से करना चाहती थी। अब जैसे ही आस्था ने चहकते हुए ये कहा, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वही आहान और ध्रुव दोनों मुंह लटकाए हॉल में खड़े हुए थे। रौनक आहान को इस तरह से मुंह लटकाए हुए देख चुकी थी और मन मन में सोच रही थी कि आखिरकार इस भोंदू को क्या हुआ है, यह इस तरह से मुंह लटकाए हुए क्यों खड़ा हुआ है। लेकिन आहान और ध्रुव दोनों अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर उन्होंने एक बार फिर किसी ने किसी चीज़ में उंगली की या अपना नेग मांगा, कुछ मस्ती मजाक किया, तो पक्का अरमान भाई आज की रात में सिंघानिया मेंशन से ही बाहर निकाल देंगे। ये सोचते हुए वह दोनों खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उन दोनों के खामोशी नानी माँ को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि नानी माँ को आहान और ध्रुव दोनों बच्चे चहकते हुए ही अच्छे लगा करते थे। इसीलिए नानी माँ बोली, आहान ध्रुव बेटा आपको क्या हुआ है, आप इतना उदास क्यों हो। तभी ध्रुव और आहान ने एक नज़र टाइगर की ओर देखते हैं, जो कि टाइगर उस वक्त अपने सामने जो दूध से भारी थल रखी हुई थी उसे देख रहा था और अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल वह भी मारिया के जैसे बस चुपचाप देख रहा था कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। तभी नानी माँ की बात सुनकर आहान ने रोनी शक्ल बना लेता है और मायूसी से बोला, नानी माँ आपने हमें बताया था ना दर रोकने वाली रस्म के लिए, और जब हम अरमान भाई से पैसे मांगने के लिए गए तो अरमान भाई ने हमें टाइगर भाई के कंधों पर सवार कर दिया था। अब जैसे ही नानी माँ ने यह सुना वह हैरान हो गई और साथ ही साथ नानी माँ को वह सीन याद आ गया जब टाइगर उन्हें खुद कंधे पर उठाकर बाहर छोड़कर आया था। तब नानी माँ मन मन में टाइगर को कोसने लगी, लेकिन फिलहाल वह आहान के सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, लेकिन बेटा तुम लोगों ने कुछ गलती थोड़ा ही ना की थी। अरे तुम उनके छोटे भाई हो, तुम्हारा हक बनता है, तो फिक्र मत करो। इस बार मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी और तुम्हारा नेक दिलवाऊंगी। ठीक है बच्चा, अब तुम खुश हो जाओ। अब जैसे नानी माँ ने आहान ध्रुव को इस तरह से शांत किया, ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, वही आहान भी मुस्कुराने लगा था।
और फिर जल्दी ही नानी माँ ने सबको रस्म शुरू करने के लिए कह दिया और उनकी थाली में बड़ी ही प्यारी सी अंगूठी 3 लेडीज अंगूठियां डाल देती हैं और रिंग डालने के बाद उन्हें खोजने के लिए डिटेल में बताया। वही आकाश, अरमान और साथ ही साथ टाइगर तीनों पहले हैरानी से अपने सामने बैठी हुई दुल्हनों को देख रहे थे और अगले ही पल उन्होंने भी अपना हाथ उसे दूध वाली थाल में डाल दिया था। और वही आस्था तो फटाफट से जल्दी जल्दी अंगूठी ढूंढ रही थी। ऊपर से राधिका और रौनक तीनों दुल्हनों को चीयर अप कर रही थी। वहीं ध्रुव और आहान व अरमान टाइगर और आकाश को चीयर अप कर रहे थे। सुमित का इसमें में कोई रोल नहीं था, वह केवल सपाट लुक के साथ ये सब कुछ देख रहा था। वही दादाजी भी मुस्कुराए जा रहे थे, उन्हें भी यह सब कुछ बहुत भा रहा था क्योंकि घर में आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद इतना हंसी खुशी का माहौल, इतना सब कुछ एकदम ठीक ठाक से दिखाई दे रहा था, तो उनकी खुशी अलग ही लेवल पर थी। वहीं सुमित केवल गहरी नजरों से राधिका को देख रहा था, हालांकि वह खुद भी राधिका से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इस तरह से शादी टूटने पर उसे कुछ ना कुछ खालीपन का एहसास हो रहा था और उसके लिए वह फीलिंग समझना थोड़ा मुश्किल था। वही अरमान ने इस रस्म में पार्टिसिपेट तो कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। जब आस्था अंगूठी ढूंढते हुए अनजाने में बार बार अरमान के हाथ को छू लेती तब अरमान पर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती और वो अंगूठी ढूंढने के बजाय वह आस्था को हाथों को पकड़ लेता। वही आकाश भी रश्मि के साथ कुछ ऐसी ही शरारत कर रहा था। वह बार बार उसके हाथों को पकड़ लेता है और रश्मि शर्माती हुई उससे अपना हाथ छुड़ाती और अंगूठी ढूंढने लग जाती। लेकिन टाइगर और मारिया का सीन कुछ अलग ही चल रहा था। वह दोनों तो एक दूसरे से जीतना चाहते थे, उनके बीच में इस वक्त कोई रोमांस नहीं चल रहा था, वह केवल एक दूसरे से जीतना चाहते थे। तो मारिया ने तो अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया था कि उसे हर हाल में उसे अंगूठी को ढूंढना है। वही टाइगर ने भी अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया था कि उसे भी हर हाल में मारिया से पहले अंगूठी को ढूंढना है। तो इसीलिए फटाफट से वह दोनों तो भूखे शेरों की तरह अंगूठियां पर टूट पड़े और अंगूठी ढूंढने लगते हैं। वो जल्दी ही सबसे पहले अंगूठी किसी और को नहीं बल्कि रश्मि को मिलती है। रश्मि ने जैसे ही अंगूठी ली, आहान ध्रुव का मुंह बन गया था और वह आकाश की ओर देखकर बोले, क्या भैया आपसे एक अंगूठी नहीं ढूंढे गई? लेकिन मुझे पूरी उम्मीद अरमान भाई जरूर जीतेंगे और अंगूठी उन्हें ही मिलेगी। वहीं जल्दी ही दूसरी तरफ अंगूठी टाइगर के हाथों में थी। अब जैसे ही टाइगर को अंगूठी मिली, टाइगर मारिया की ओर मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशन से देखने लगता है, मानो कि उसे कहना चाह रहा हो कि मारिया हार गई है और टाइगर जीत गया है। तभी नानी माँ ने टाइगर से कहा, भले ही आपको अंगूठी मिल गई है, लेकिन अंगूठी आपको मारिया को ही पहनानी है, तो आप उसे पहनाए। अब नानी माँ के बात सुनकर टाइगर उन्हें इस तरह से देखने लगा मानो कि अंगूठी उसने ढूंढी है तो उसे पहननी चाहिए, वह मारिया को क्यों पहनने के लिए कह रही है। लेकिन जब उसका ध्यान लेडीज अंगूठी पर गया था, वह सब कुछ समझ गया कि यहाँ चट भी लेडीज की है और पट भी लेडीजों की है। फिलहाल उसने मुंह बनाकर मारिया को अंगूठी पहना दी और सबने तालियां बजा दी। वही रश्मि के अंगूठी मिलने पर आकाश मुस्कुराकर उसकी ओर देखता रहा और नानी माँ के कहने पर आकाश ने रश्मि को भी अंगूठी पहना दी थी। वहीं दूसरी ओर अब केवल अरमान और आस्था बचे हुए थे। सब के सब उन्हें पूरी तरह से चीयर अप कर रहे थे, लेकिन